अस्सलाम वालेकुम बेटा चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिज़िक्स हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़े थे, फिर कुछ डेफिनेशंस, जैसा कि आपका टॉपिक हमने आइसोटोप कवर किया था। आइसोटोप्स के अंदर हमने एक बात डिस्कस की थी कि चूँकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं तो इसीलिए किसी केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से हम इनको अलग नहीं कर सकते। तो आइसोटोप के लिए एक डिवाइस तैयार किया गया कि इनको अगर हमने अलग करना है एक दूसरे से, तो वो डिवाइस था हमारे पास बेटा मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। मैस स्पेक्ट्रोग्राफ काम किस तरह से करता है, ये आज का हमारा टॉपिक है बेटा। मैस स्पेक्ट्रोग्राफ डिफाइन इसको बेटा कैसे करते हैं, अ डिवाइस विच सेपरेट्स आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट एंड डिटरमाइन देयर मैसेज एक्यूरेटली। एक ऐसा डिवाइस जो कि आइसोटोप्स किसी भी एलिमेंट के, इनको एक तो सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, और दूसरा इसका बेटा काम क्या होता है कि ये उनके मासेस को सही तरीके से, एक्यूरेट तरीके से हमें मेजर करके देता है। ये इसकी डेफिनेशन की जाती है। प्रिंसिपल इसका क्या है बेटा, ओरिजिनली तौर पर एक मैस स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स अप्लाई की जाती हैं आयंस के ऊपर, आइसोटोपिक आयंस के ऊपर, और इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ज़ेर असर इनको सेपरेट कर लिया जाता है। ठीक है, किन बुनियादों पर? इनके मैसेज की बुनियाद पर, मास की बुनियादों पर। इनके तमाम तर आइसोटोप जिस भी एलिमेंट के आपके पास मौजूद हैं उनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स के ज़ेर असर अलग कर लिया जाता है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो दूसरे लफ्ज़ों के अंदर आइसोटोप के जितने भी मैसेज हैं इनके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है बेटा, जिसे कहा जाता है लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है बेटा, लॉरेंट्ज फोर्स। इस फोर्स के ज़ेर असर मास की बुनियादों पर किसी भी एक एलिमेंट के आइसोटोप्स को अलग किया जाता है बेटा। कंस्ट्रक्शन इसकी किस तरह की होती है? बहुत आसान है। एक वैक्यूम चैम्बर होता है, वैक्यूम चैम्बर, हेयर इज ब्लू लाइन से यहाँ पर ये सारे का सारा हमारे पास वैक्यूम चैम्बर है। ठीक है बेटा, और इसके अंदर दो स्लिट्स मौजूद होती हैं, टू स्लिट्स। यहां पर S1 S2, S2 को नेगेटिवली चार्ज रखा जाता है, S1 को पॉजिटिवली चार्ज रखा जाता है। और इन स्लिट्स को इस्तेमाल करने का मकसद क्या होता है कि टू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस। हमने इन आइसोटोप्स के ऊपर क्या करना है बेटा, इन आयंस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कराना होता है, जिसकी वजह से हम इन स्लिट्स को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद डिटेक्टर होता है। आखिर में जब ये आइसोटोप्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में गुजर कर जाते हैं तो यहां एक डिटेक्टर लगाया जाता है टू डिटेक्ट द आइसोटोप्स। ठीक है बेटा, टू डिटेक्ट द आइसोटोप्स। पर सेकंड के अंदर यहां पर कितने कुछ आइसोटोप्स पहुंच रहे हैं ये उनको डिटेक्ट करता रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी। ठीक है बेटा, यहां पर इस चैम्बर के अंदर परपेंडिकुलर आउट ऑफ द पेज, इस वैक्यूम चैम्बर के परपेंडिकुलर आउट ऑफ द पेज मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल की जाती है। तो बेटा यहां पर ये जो फील्ड इस्तेमाल की गई है ये आउट ऑफ द पेज है, आउट ऑफ पेज। हमेशा याद रखिएगा, अगर इस बोर्ड को हम एक पेज कंसीडर कर लें तो इस बोर्ड से बाहर की तरफ आती हुई फील्ड, इस तरह की फील्ड इसके ऊपर अप्लाई की जाएगी। ठीक है बेटा, इसके बाद आयनिक सोर्स, आयंस के लिए एक सोर्स इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे पास जो भी यहाँ पर आइसोटोप हैं तो उनके आयंस हमने तैयार करने हैं, और उस सोर्स को जो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होगा उसे नाम दिया जाता है आयनिक सोर्स का। तो ये बेसिकली तौर पर कंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ से क्या होगा, एक आयनिक सोर्स उस आइसोटोप के आयंस प्रोवाइड करेगा। वो आयंस इन स्लिट्स के अंदर से, चूंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस इन स्लिट्स के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, यहां से गुजरते हुए एक्सेलरेट करते हुए इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर पहुंचेंगे। वैक्यूम चैम्बर के अंदर आउट ऑफ द पेज मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल की गई होगी, और जैसे ही इनके ऊपर एक लॉरेंट्ज फोर्स एक्ट करती है तो मास की बुनियादों पर ये सारे आयंस जो किसी एक एलिमेंट के आइसोटोप से मुताल्लिक होते हैं वो एक खास तरह के रेडियस के अंदर मूव करते हैं। वो कैसे मूव करते हैं इसकी थ्योरी हम पढ़ लेते हैं। और यूं एक स्पेसिफिक रेडियस के अंदर मूव करते हुए ये इस डिटेक्टर के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर आकर टकराते हैं। तो यहां से इनका रेडियस क्या है, वो रेडियस कैलकुलेट करने के बाद
फिर मास का रिलेशन कैलकुलेट किया जाता है। वो कैसे, यहां पर गौर कीजिए। जैसे ही इन स्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो उस केस के अंदर बेटा याद रखिएगा ये आयंस चूंकि आगे की तरफ मूव करते हैं तो मोशन की वजह से इन आइसोटोपिक आयंस के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या कुछ आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है इन स्लेट्स के ऊपर, और जो आयंस हैं उनके ऊपर चार्ज क्या है। अगर आयंस के चार्ज को ई से जाहिर कर दिया जाए और वी पोटेंशियल इन जनरल हम यहां कंसीडर कर लें तो यहां से काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बनेगा वीई के बराबर। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन हम जानते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी हमेशा हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को पुट करें और इधर से वीई। अब यहां एक बात नोटिस में रखिएगा बेटा, v यहां पर स्पीड ऑफ द आयंस है, ठीक है, और दूसरा v ये पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए यहां पर देखें थोड़ा सा इनके ड्रा करने के अंदर ये स्मॉल v रिप्रेजेंट करेगा स्पीड ऑफ द आयंस को, जबकि कैपिटल V जो यहां पर लिखा गया है ये दो स्लिट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इसको रिप्रेजेंट करता है। अब यहां से जो चीज ये डिवाइड हो रही है इक्वेशन के राइट हैंड साइड के ऊपर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर ले एम वी स्क्वायर। अब यहां से गौर करें मैस मल्टीप्लाई हो रहा है, वापस को डिवाइड कर लें दूसरी तरफ, और v स्क्वायर है, हमने इसका चूंकि v स्पीड कैलकुलेट करनी है तो दूसरी तरफ आपने अंडर रूट कर लेना है। अब यहां पर गौर करें जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये पहुंचते हैं तो उस वक्त इनके ऊपर एक खास रेडियस के अंदर मूव करते हुए दो तरह की फोर्सेस एक्ट करती हैं। हमने सर्कुलर मोशन चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर का उसके अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी जिस्म जब दायरे के अंदर उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। कौन सी फोर्सेस? एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही होती है, और दूसरा चूंकि ये चार्ज पार्टिकल हैं और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हैं तो इनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट कर रही होगी। तो यहां से मैग्नेटिक फोर्स जो एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट करती है, अगर उसे एफ एम एज अ सब्सक्रिप्ट मैं मैग्नेटिक के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, ये बराबर होगी बेटा क्यू वी बी के। v स्पीड ऑफ द पार्टिकल है, b मैग्नेटिक फील्ड है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का यहां पर नाम इसको दिया जाता है। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं कह लें, q चार्ज ऑफ द पार्टिकल्स को जाहिर कर रहा है। दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स, यही मैग्नेटिक फोर्स ही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, और यूं ये आयंस एक रेडियस के अंदर, एक स्पेसिफिक रेडियस के अंदर हरकत करते हैं, यानी कि एक कर्व्ड पाथ के ऊपर मूव कर जाते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी से जाहिर की जाती है बेटा, सी एज अ सब्सक्रिप्ट सेंट्रीपिटल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी डेफिनेशन के मुताबिक एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये फार्मूला है। अब दोनों चूंकि इक्वेट हो रही हैं तो इनकी वैल्यूज को यहां पर रिप्लेस कर दें, क्यू वी बी बराबर होगा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। यहां से देखें v दोनों स्पीड्स हैं, एक पावर से यहां v की वैल्यू को कैंसल आउट कर दें, क्यू बी बराबर होगा एम वी डिवाइडेड बाई आर। अब क्यू आयंस के ऊपर चार्ज E के बराबर है, ठीक है, इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दें, ई बी इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई आर बनेगा। हमने m मैस ऑफ द आइसोटोप्स, किसी भी एक आयन का मैस क्या कुछ है जो कि आइसोटोपिक फॉर्म के अंदर मौजूद है, उसको कैलकुलेट करना है। तो मैस को यहां हमने रिटेन करना है, बाकी रखना है, जो चीज इसके साथ डिवाइड हो रही है वो दूसरी तरफ इक्वेशन के जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसीलिए ई बी के साथ ये रेडियस आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई बी आर बनेगा। v मास के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब यहां से गौर करें, v की वैल्यू हमने यहां पर रिप्लेस करनी है जो ऑलरेडी हम यहां से कैलकुलेट कर चुके हैं। v की इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो ई बी आर डिवाइडेड बाई 2ve डिवाइडेड बाई m और होल का स्क्वायर रूट बनेगा। जब इन दोनों तरफ से स्क्वायर बनाएंगे तो m स्क्वायर, जिस टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है उसका स्क्वायर बन जाएगा, e स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बन जाएगा। डिवीजन के अंदर जो टर्म मौजूद है इसके ऊपर चूंकि स्क्वायर रूट है तो यहां से इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 2ve डिवाइडेड बाई m। अब v पोटेंशियल है, यहां से डिवीजन की डिवीजन ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा, तो m स्क्वायर बराबर होगा e स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डॉट m डिवाइडेड बाई 2ve। अब यहां से गौर करें, दोनों तरफ m मौजूद है, एक पावर से यहां पर एक स्क्वायर इसका कैंसल आउट हो जाएगा, m बराबर होगा e नीचे है और इधर से एक इसकी पावर कैंसल आउट हो जाएगी, ई बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v, जो कि पोटेंशियल v यहां पोटेंशियल है, स्पीड नहीं है बेटा, अब तो पोटेंशियल के बराबर। अब यहां से गौर करें, b को हटा दें,
ई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v। तो यहां से ई चार्ज ऑन द आइसोटोप या चार्ज ऑन द आयन आपके पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। जिस कर्व्ड पाथ के ऊपर ये मूव कर जाता है उसका रेडियस भी कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब ई भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, 2 ऑलरेडी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। वी पोटेंशियल हमें यह भी पता होगा कि S1 S2 दो स्लिट्स के दरमियान में हमने कितना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, ये भी ऑलरेडी हम जानते होंगे। तो ये सारी टर्म बेटा आपके पास कांस्टेंट बन जाएगी। ई आर स्क्वायर 2VE ये अगर कांस्टेंट हो जाए तो यहां से एक बात नोटिस करें कि M एक रिलेशन रखेगा B स्क्वायर के साथ। ये जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे उसके स्क्वायर के साथ मास हमेशा डायरेक्ट रिलेशन रखता है। मतलब कि किसी भी आयनिक सोर्स का अगर आपने मैस फाइंड करना है तो वो मैस अप्लाइड फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इन्हीं बुनियादों पर तमाम तर जितने भी किसी भी एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है। किन की बुनियादों पर? मास की बुनियादों पर। अप्लाई किसको करते हैं आप? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को, जो ओरिजिनली तौर पर हमने क्या कहा था कि इसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो यहां इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करते हुए बेटा नियॉन के लिए बेटा इसके चूंकि 3 आइसोटोप्स होते हैं, जब ग्राफ तैयार किया गया मैस स्पेक्ट्रोग्राफ की आउटपुट क्या थी? मैस ऑफ द आयंस से। आउटपुट और मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के दरमियान में जब ग्राफ बनाया जाता है तो इनके तीनों आइसोटोप्स के लिए इस तरह का कुछ ग्राफ हासिल होता है। अब यहां पर एक बात नोटिस करें, जिस भी आइसोटोप का ग्राफ हाई पीक रखेगा वो मोस्ट अबंडेंट होगा, वो ज्यादा से ज्यादा नेचर के अंदर पाया जाएगा। तो नियॉन 20 ये मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ नियॉन है बेटा, ठीक है। इसके बाद अगर ग्राफ को दूसरा ऑब्जर्व करें तो नियॉन 21 ये लेस अबंडेंट है किसके मुकाबले में? नियॉन 22 के। तो नियॉन 20 ज्यादा से ज्यादा अबंडेंट, नियॉन 22 ये उससे कम होगा लेकिन इससे 21 से ज्यादा होगा। तो ग्राफ से ये जो इंफॉर्मेशन है आपने जहन में रखनी है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है। तो ये था बेटा आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आइसोटोप सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं और उन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियादों पर इनको अलग करना, इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना नामुमकिन था। तो एक डिवाइस तैयार किया गया। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।